नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश भर की जंग जारी है। कोरोना की देश में तैयार की गई वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का दिल्ली के एम्स में ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल के पहले दिन यानी आज 30 साल के एक शख्स को ये वैक्सीन लगाई गई है। खास बात यह रही कि वैक्सीन देकर 2 घंटे बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। ये ट्रायल अगर पूरी तरह से कामयाब रहा तो ट्रायल की जो संख्या है इसकी आगे बढ़ाई जाएगी। तो कोरोना पे इस विशेष कार्यक्रम में आपको अब कुछ और जानकारियां भी दे दें। देश भर में कोरोना के मामले की बात में देश में कोरोना के 13,36,000 मामले पार कर गए हैं। 24 घंटे में 48,916 नए केस हैं और 757 लोगों की जान गई है। एनडीटीवी के कोरोना ट्रैकर यानी एनडीटीवी कोरोना ट्रैकर से एक आंकड़ा सामने आया है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम 25 जुलाई की बात करें तो ये दर 12.2% है। जुलाई में ही एक हफ्ते पहले ये 10.4% थी, 2 हफ्ते पहले 9.9% थी और 4 हफ्ते पहले 8.2% थी। और आपको ये बता दें कि राहत की खबर दिल्ली से आ रही है। कोरोना का रिकवरी रेट यहाँ पर 87.29% हो गया, करीब 88%, यानी कि एक्टिव मामले सिर्फ 9.77% हैं। कोरोना के जो केस हैं 1,29,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,142 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की जान भी गई है। कोरोना से अब तक 3,806 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है और मरीजों की मौत का जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है 2.93% है। तो कुछ आंकड़े राहत भरी खबर भी है, लेकिन कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, निदेशक एम्स। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। पहले सवाल तो मैं ट्रायल से जो वैक्सीन का हुआ है आज एम्स में, उससे जुड़ा आपसे पूछना चाहूँगी, कितना आशावादी हमें इस ट्रायल को माना जाए? क्या आप लोगों के पास जानकारी है इस समय? मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए और वैक्सीन शुरू हो गई। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हमें समझना और गर्व की बात है। पहली चीज़ तो ये है कि ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है, भारत में ही बनी हुई वैक्सीन है, बाहर से इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। और पहले हमारे यहाँ ये इतना रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होता था, हम मास प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे, लेकिन प्राइमरी और बेसिक रिसर्च इतना नहीं था। तो ये वैक्सीन जो है ये ट्रूली मेड इन इंडिया है। और दूसरा ये कि उसके जो अभी शुरू के कुछ पेशेंट में ये जो वैक्सीन लगी है उसमें इसकी सेफ्टी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक पाई गई है। अब इसको कुछ दिन और फॉलोअप करके देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म भी सेफ्टी ठीक रहती है और इस वैक्सीन से अच्छी इम्यूनिटी जनरेट होती है, जिससे हमें जो व्यक्ति जो वैक्सीनेट हो रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रही है जी। ये 2 चीज़ें हमें देखनी है और ये हम साथ साथ देख रहे हैं, जिससे टाइम बच जाए और जल्दी से जल्दी हम इसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो है वो साइंटिफिक मैनर से हम देख पाएँ और फिर हम जो हम फेज़ 3 ट्रायल कर पाएँ और फिर मास प्रोडक्शन हो जाए, जिससे कुछ महीने में ही ये वैक्सीन जो है वो जनता के लिए रेडी हो और सबको लग पाए। जी सर, ये समझना चाहेंगे जिस तरह से कहा गया आज जो ये वैक्सीन दी गई कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो किस तरह से आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं और किन किन मापदंडों को आप ध्यान में रख रहे हैं जिनको ये दिया गया है वैक्सीन? तो जब भी हम वैक्सीन देते हैं हम उसमें ये सबसे पहला तो कदम ये होता है देखने के लिए कि वैक्सीन सेफ है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा। कुछ तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं इमीडिएट, जैसे एनाफाइलैक्सिस, आपको एकदम वैक्सीन से एलर्जी होगी या वैक्सीन में कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी में रिएक्ट करके एकदम 2 घंटे के अंदर ही रिएक्शन कर देते हैं, बुखार आ जाता है, कपकपी होने लगती है या जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे कोई रिएक्शन हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे जैसे वैक्सीन बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे, जो हम कुछ दिनों के लिए मॉनिटर करते हैं। और इन जिनको भी वैक्सीन लग रही है उनको हम डेली मॉनिटर करेंगे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए और उसके बाद फिर रेगुलरली भी मॉनिटर करेंगे अगले कुछ महीनों के लिए, देखने के लिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी सर, अभी एक शख्स को दी गई है, कब हम इसका दायरा बढ़ाएंगे कि हम ज्यादा लोगों को देंगे? अब हम रोज कुछ ना कुछ लोगों को दे रहे हैं, 6-7 लोग और रेडी हैं, उनको देंगे। बेसिक 2 चीज़ें हमें देखनी होती है, एक तो पहले कि वो बिल्कुल हेल्दी हैं तो उनका ब्लड टेस्ट करके कि उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो वैक्सीन की कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, और दूसरा ये भी देखना होता है कि उनको और कोविड इन्फेक्शन पहले से तो नहीं हो गया, तो एंटीबॉडीज भी देखनी होती है, क्योंकि हम उन लोगों को वैक्सीन देना चाह रहे हैं जिनको पहले से कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हो, कोविड नहीं हुआ हो।
और हम ये जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन कोविड इन्फेक्शन उनको हुआ होता है और वो रिकवर कर जाते हैं। उनमें वैक्सीन देने का इतना बेनिफिट नहीं पता चलेगा क्योंकि उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी है। तो जब ये दो चीज़ें लोगों की स्क्रीनिंग में हम देख लेते हैं कि वो फिट हैं, ब्लड टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स ठीक है, उनके किडनी लिवर फंक्शन सब ठीक हैं और उनके शरीर में कोविड की इन्फेक्शन के पास्ट इन्फेक्शन के कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तब हम इनको एनरोल करके वैक्सीन उनको लगाते हैं। तो इसलिए पहले स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद फिर वैक्सीन लगती है। कई लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है और मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिन में 2-3 दिनों में 10 से 15 और लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। बहुत अच्छी राहत भरी खबर है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये वैक्सीन आए भी। सर, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन एक डेटा जो हम सबके सामने आ रहा है, लगातार जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं हमारे देश भर से, किस तरह से आप उन्हें आंक रहे हैं? चिंताएं क्या हैं इस समय? क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब देखें तो लगातार बढ़ रहा है। हमारा एनडीटीवी का जो कोरोना वायरस ट्रैकर है उसका एक तरह से हम देख रहे थे, उसमें 12.2% है आज। तो ये अब हफ्ते दर हफ्ते बढ़ रही है पॉजिटिविटी रेट। कितना गंभीर है ये? तो इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है और ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि पॉजिटिव रेट जहाँ कौन से क्षेत्र में बढ़ रही है और वहाँ पे एग्रेसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक बात ये भी समझना चाहिए कि हमारी टेस्टिंग बहुत बढ़ गई है। अब हम रोज 4 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग बढ़ेगी तो हम ज़्यादा केसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उससे ये भी फ़ायदा है कि हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आगे उस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मोर टेस्टिंग जिससे लोग आइसोलेट हो जाए, उससे थोड़े से नंबर्स बढ़ेंगे, और दूसरा जहाँ जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा हो रहा है, जिस एरिया में ज़्यादा हो रहा है, चाहे कोई स्टेट हो या कोई शहर हो, तो वहाँ पे हमें बहुत एग्रेसिव कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज करनी पड़ेगी जिससे हम वहाँ पे जो इंक्रीजिंग नंबर्स हैं उसको हम कम कर पाएं। बिल्कुल। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैमाने पे बात करें तो एक तरह से कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि 1 महीने में हम ब्राज़ील को छोड़ देंगे पीछे, 2 महीने में हम यूएस को भी छोड़ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन इन देशों से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे तो भारत में नंबर्स हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही की संख्या ही इतनी ज़्यादा है। अगर हम इसको एक्चुअली सही मायने में देखना चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, कि 1 मिलियन या 10 लाख लोगों में कितने लोग जो हैं उनको इन्फेक्शन हुआ और कितने लोग जो हैं उनकी मोर्टेलिटी हुई। अगर हम वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे नंबर्स बहुत कम हैं अगर हम इन देशों के साथ कंपेयर करें, क्योंकि कई देशों को मिला के हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बनती है। तो इसलिए हम अलग मतलब एक कंट्री को इंडिया के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई कंट्रीज तो की पॉपुलेशन इतनी है जो हमारे एक स्टेट की पॉपुलेशन है। तो इसलिए ये जो आंकड़े हैं इसको हमें थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखने की जरूरत है। बिल्कुल। अब एक राहत की खबर आज दिल्ली से आई है। किस तरह से यहाँ पर जो पॉजिटिव रेट जो है कोरोना के एक्टिव मरीज करीब 10% रह गए हैं और जो रिकवरी रेट है 88% रहा। तो दिल्ली के जो ये आंकड़े आए हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? तो मैं ये कहूँगा कि ये आंकड़े भी बड़े इनकरेजिंग हैं। और अगर आप हॉस्पिटल का डेटा देखें, हमारे खुद हॉस्पिटल का ऐसा डेटा है कि हमारी एडमिशन्स जो हैं और बेड वैकेंसीज वो एकदम बढ़ गई हैं कोविड हॉस्पिटल में। पहले एक टाइम था जब हमारे यहाँ 800 से ज़्यादा पेशेंट कोविड पॉजिटिव एडमिटेड थे एम्स में, अब वो घट के 400 या के करीब रह गए हैं। तो 50% रिडक्शन हो गई है ऑफ एडमिटेड पेशेंट्स। तो इसका यही मतलब है कि दिल्ली हैज़ एक्चुअली मैनेज टू कंट्रोल कोविड वेरी नाइसली। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि एक मॉडल है ये कि और शहर जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बहुत ध्यान में रखने की है कि हमारे केसेस कम हुए हैं, लेकिन जो सीरो सर्वेलेंस डेटा था उसने ये शो किया था कि अभी भी अराउंड 73% जो पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो केसेस हमारे कम हुए हैं, वी हैव नाउ बेंड द कर्व, डाउनवर्ड ट्रेंड में है। लेकिन हमें तब भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सारी जो हमारी प्रिकॉशंस है उसको नहीं फॉलो करेंगे और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह नहीं करेंगे या मास्क नहीं लगाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो केसेस एकदम फिर से बढ़ सकते हैं।
और ये कई शहरों में देखा गया है। बिल्कुल सर, भारत ये के तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये कुछ राहत भरा डेटा है, इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि दिल्ली में सब ठीक है, दोबारा ये संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है कि ये बार बार के आता है लौटकर। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ऐसे में दिल्ली में फिलहाल ये आंकड़े तो कह रहे हैं, राहत दे रहे हैं हमें, लेकिन अब क्या और स्ट्रैटेजी में बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ और ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आम लोग भी कर रहे हैं, इसमें लोगों की भागीदारी है कि कंट्रोल हो रहा है, तो इस पे इस समय क्या ध्यान रखने की जरूरत है? तो दो तीन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो ये बात अच्छी है कि अब हमारे पास हॉस्पिटल या आईसीयू बेड्स की कमी नहीं है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम क्लोज मॉनिटरिंग करें, कहाँ कहाँ पे केसेस बन रहे हैं, कहीं क्लस्टर तो नहीं बन रहा, कहीं एकदम इंक्रीज तो नहीं केसेस हो रहे हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अब कई और छोटे शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं और एक तरह से वहां से रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है, लोग अब वापस काम पे आ रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम उन लोगों को मॉनिटर करें, क्योंकि जो लोग काम के इन शहरों से काम के लिए वापस आ रहे हैं बड़े शहरों में जी। वो अपने साथ इन्फेक्शन फिर से ला सकते हैं, और इसलिए इन लोगों को भी क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि इनके कारण एकदम फिर यहाँ पे केसेस ना बढ़े। सर, आज मुंबई का जो डेटा है वो बहुत चिंताजनक है, पॉजिटिविटी रेट करीब 20% है वहां पर। हाँ, तो वही जो मैं कह रहा था वो क्योंकि मुंबई में भी एक समय ऐसा था कि केसेस एकदम कम होने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि मुंबई में केसेस अब कम हो गए हैं और शहरों में थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे पुणे में बढ़ने शुरू हो गए थे। लेकिन अगर हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रखेंगे, और ये कई शहरों में देखा गया है कि लोग ये सोचते हैं कि अब केसेस कम हो गए तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, और ये जो प्रिकॉशंस हैं हम नहीं रखते और लॉकडाउन आस्ता आस्ता खुलना शुरू हो जाता है, तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं तो केसेस एकदम स्पाइक हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सारे लोगों के लिए कहूंगा कि ये ना सोचें कि कोविड खत्म हो गया क्योंकि आपके यहाँ केसेस कम होने लगे। बिल्कुल सब, मैं आपसे दो अहम चीजें पूछना चाहूंगी। एक तरफ हमारे डॉक्टर्स जो हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, करीब 100 डॉक्टर्स हमारे पूरे देश में जान गंवा चुके हैं। एक ये वैसा फॉर्मल डेटा है, शायद और हमारे डॉक्टर्स की जान गई हो, ट्रीटमेंट करते करते फ्रंट लाइन में खड़े हैं, उनकी जान जा रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, बेहाल है हमारे हॉस्पिटल्स। तो अगर मैं आपसे पहले ये बात करूं कि आज जैसे खबर आई कि भाई हाजीपुर में एक मामला सामने आया कि जो डॉक्टर थे, पीडियाट्रिक डॉक्टर थे, पॉजिटिव थे, कई बच्चों का उन्होंने इलाज किया और ये बात नहीं सामने रखी जा चुकी। हो सकता है कि ट्रीटमेंट भी करना जरूरी था क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे। तो कैसे इन समस्याओं से हम पार पाएं? ये समस्या है क्योंकि दोनों चीजें हैं, एक तो डॉक्टरों में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और दूसरा ये है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूल सकते कि हमें मरीज का पूरा ध्यान रखना है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो चाहे कोविड नेगेटिव हो। दोनों चीज़ों का समाधान ये है कि हमें ये एग्रेसिवली करना है कि डॉक्टर चाहे कहीं पर भी हो, छोटे शहर में हो, बड़े हॉस्पिटल में हो या गांव में हो, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत एग्रेसिवली डॉक्टर्स के को हमें ट्रेन करने की जरूरत है कि आपको अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है। ये देखा गया है कि अगर डॉक्टर्स की इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की पीपीई को कैसे प्रॉपर्ली डालना है, पीपीई को कैसे प्रॉपर्ली उतारना है। कई लोग ये समझते नहीं है कि पीपीई को उतारते समय अगर पीपीई में या उनके ग्लव में इन्फेक्शन है और उतारते समय उन्होंने पूरा ध्यान नहीं रखा तो तब इनको इन्फेक्शन एकदम लग सकता है, चाहे वो पेशेंट के पास नहीं है, अब कहीं और अपना पीपी उतार रहे हैं लेकिन उसके पूरे स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे। तो इन्फेक्शन कंट्रोल हमें बहुत एग्रेसिवली डॉक्टर्स में ट्रेनिंग करने की जरूरत है, स्पेशली जो छोटे शहरों में डॉक्टर्स हैं, और उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन भी उनको देने की जरूरत है जो हम पीपी की बात करते हैं। और अब हमारे देश में पीपी की सरप्लस है, कमी नहीं है। दूसरा इशू ये है कि हमें फिर कॉन्फिडेंस लाना है इन डॉक्टर्स में कि अगर आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो इन्फेक्शन रेट्स बहुत कम है। और ये देखा गया है कि जहां जहां पे गुड हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस यूज की गई हैं, वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स में कोविड से इन्फेक्शन के रेट्स बहुत कम हैं। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जहां जहां पे कोविड के पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स एकदम उनकी देखभाल में लग जाते हैं और वो पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। उससे फिर एकदम पैनिक हो जाता है, फिर लोग जो है डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को देखने से डरते हैं। ठीक है तो सर, अभी हमने डॉक्टर्स की बात करी, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे हॉस्पिटल्स में स्थिति अभी भी
दिल्ली की तो चलिए हालत सुधर रही है, दिल्ली मुंबई में हम नज़र रख सकते हैं, लेकिन अब हाल में पिछले हफ्ते हम देखें तो बिहार से कई ऐसे मामले सामने आए, मरीजों ने अपने वीडियोस जारी किए। बेतिया से एक वीडियो जैसे जारी हुआ कि वो जो मरीज थे आइसोलेशन वार्ड में अकेले थलग पड़े हुए थे, वो गुहार लगाते रहे, कोई डॉक्टर्स नहीं पहुंचे और उसके अगले दिन उनकी जान भी चली गई। परिवारों को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में एक ये पॉलिसी क्या नहीं हो सकती, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे अभी भी क्यों नहीं इनसे हम पार पा रहे हैं? देखिए, जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में हमें टाइम मिला था, 2 महीने का टाइम मिला था, जब गवर्नमेंट ने ये बहुत एग्रेसिवली काम किया था कि कोविड केयर सेंटर, कोविड हॉस्पिटल और कोविड आईसीयूज बने। और सबसे ज़्यादा उसमें जो फोकस था कि हर एक जगह पे ऑक्सीजन होनी चाहिए, चाहे सिलेंडर से हो चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगे जाएं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये प्रोविज़न किया गया था कि कोविड बेड होंगे जिसमें डेफिनेटली ऑक्सीजन पॉइंट्स होने चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और जैसे मैंने कहा, डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है कि वो पेशेंट्स को देखें। कई जगह ऐसे हो रहा है, जैसे आपने कहा, कि जहाँ पे पैनिक सिचुएशन ज़्यादा है और रीअश्योरेंस की ज़रूरत है। और इसलिए एम्स ने भी कई चीज़ें इसमें पहल की है कि हम डॉक्टर्स के साथ, हर एक कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ हम टेली कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हमने और मोर देन 60 हॉस्पिटल्स अभी कवर किए हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं। और यही इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना है, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन बातों से हम स्टेट गवर्नमेंट और डॉक्टरों से बात करके अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टेट में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको सॉल्व किया जाए। और कई प्रॉब्लम्स हैं, आपने ऑक्सीजन की बात की, कई दवाइयों की बात भी है, कई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी की बात भी है कि हम किस स्टेज में क्या दवाई दें और नए जो ट्रीटमेंट्स आ रही हैं वो कब यूज करनी चाहिए, जैसे स्टीरॉइड्स की बात है, एंटीकोगुलेंट्स की बात है। तो मुझे ये लगता है कि एक कंबाइंड नेशनल एफर्ट होना चाहिए जहां पे हम डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएं और उनके साथ कम्युनिकेट करके ट्रेनिंग भी कर पाएं, जिससे बेस्ट प्रैक्टिसेस वो यूज कर पाएं, जिससे लोगों की जान बच सके। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए सर। और मैं सर अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगी, जो एक लॉकडाउन हम अभी भी चल रहा है, अब जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में सैटरडे संडे को जो होता है वीकेंड में कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा लॉकडाउन सप्ताह के बीच में 2 दिन किया जा रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली किया जा रहा है, वहाँ पे एयरप्लेन्स भी नहीं उड़ने दिए गए। उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही है, बहुत अहम भी है कि अपने लोगों को महफूज रखा जा सके। कितना इफेक्टिव आप ये देख रहे हैं 2-3 दिन का जो ये लॉकडाउन होता है उससे? इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें 2-3 दिन मिलेंगे जिससे लोग ज़्यादा सीरियस हो जाएं, समझ लें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या हमें समय मिले कि हम और अपनी तैयारी कर लें, चाहे टेस्टिंग फैसिलिटी इंप्रूव करनी है या हॉस्पिटल में फैसिलिटी इंप्रूव करनी है, तो ये शॉर्ट लॉकडाउन में कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आपको लंबे टाइम के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो इन्फेक्शन जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आगे नहीं फैलेगा, जब तक आप उसके इंक्यूबेशन पीरियड के लिए लोगों को आपस में कॉन्टैक्ट में आने से ना रोक पाएं। दूसरा इशू इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस एरिया को प्रॉपर्ली स्टडी करें कि कहाँ से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, क्लस्टर कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ पे हम देख रहे हैं कि केसेस स्पाइक कर रहे हैं। उन एरियाज में एग्रेसिव कंटेनमेंट और लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि और वो लंबे टाइम के लिए जरूरत है, क्योंकि वही एरियाज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा केसेस के लिए। और अगर हम वहाँ पे लिमिटेड लॉकडाउन कर पाए तो वहाँ पे सारा जो काम काज है वो नहीं सफर करेगा और वहाँ पे हम केसेस को एकदम कम कर पाएंगे, डोर टू डोर सर्वे कर पाएंगे, जिनको भी सिम्टम है उनकी टेस्ट कर पाएंगे, उनको आइसोलेट कर पाएंगे, जिससे आगे वहाँ पे इन्फेक्शन ना फैले और वहाँ से लीकेज ना हो कि और एरियाज में इन्फेक्शन चले जाए। बिल्कुल। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने से फिर केसेस भी कम हो जाएंगे और ऐसा सारे एरिया में लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो अब होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया जब से कोरोना का ये पूरा प्रहार हमारे देश पर और दुनिया पर हुआ है। सर, अब एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। अब एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में गई है, यूजीसी ने बोला है फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने चाहिए, तो ये कितना सेफ है? क्योंकि जो छात्र हैं वो बहुत चिंतित हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हम एम्स ने को ये एक प्रश्न बहुत पहले आया था कि हम क्या करें, क्योंकि ये भी आपको लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो है सेशन नहीं सफ़र करना चाहिए, दे शुड नॉट लूज आउट ऑन 1 ईयर।
कई लोगों ने इतने महीनों पढ़ाई करके तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए और फिर ये पता चले कि एक साल भर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो बहुत डिमोरलाइजिंग हो सकता है। बिल्कुल। एम्स ने अपना पूरा पीजी एंट्रेंस एग्जाम किया था जो हमने 250 से ज़्यादा सेंटर्स में किया, ऑल ओवर इंडिया किया हमने, और हमने एक न्यू नॉर्मल तरीके से इनोवेटिव तरीके से एग्जाम करने की कोशिश की। कई नए सेंटर्स बनाए जो कंप्यूटर बेस्ड थे, जिससे लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़े, घर के पास ही जितने ज़्यादा सेंटर हो पाए, ऐसी चीज़ें की जिससे नो टच टेक्निक हो। और जो लोग क्वारंटाइन में हैं, जिनका जो है, उनके लिए अलग कमरा बनाया गया कि वो अलग वहाँ पे रह सकते हैं जिससे मिक्सिंग ना हो। तो अगर हम न्यू नॉर्मल को देख के कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो मेरा ये मानना है कि ये पॉसिबल है कि हम एग्जाम कर सकते हैं। ठीक है सर। अब एक प्लाज्मा की बात है। अब धारावी एक ऐसा एरिया था मुंबई में जहाँ पे इतने सारे मामले हुए और फिर उनको कंट्रोल में किया गया, उदाहरण बना धारावी। अब वहाँ के लोग प्लाज्मा दे रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के नाम पे ज़्यादा लोग सामने नहीं आ रहे, अभी भी वो जो भय है वो बना हुआ है। ये बात सही है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे हमारे जो पेशेंट शुरू में डिस्चार्ज हुए, सबसे प्लाज्मा की बात की, बहुत लोग विलिंग थे, लेकिन वो कहते थे कि हम हॉस्पिटल वापस नहीं आना चाह रहे, आप हमारे घर पे या कैंप लगा के प्लाज्मा ब्लड ले लीजिए, लेकिन हमें हॉस्पिटल आने से डर लगता है। तो वो एक भय है लोगों में। दूसरा, उनको ये डर लगता है कि उनको कोई लेने आएगा, गाड़ी आए, एम्बुलेंस आएगी ब्लड प्लाज्मा के लिए लेने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे। तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि लोग आगे भी आएं, उनको हम थोड़ा सा प्रोत्साहन भी करें। हम सब लोगों जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे हम कहने के लिए कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कोरोना सुपर वॉरियर्स हैं, क्योंकि आप तो कोरोना से ठीक भी हुए लेकिन उसके बाद आपने और भी काम किया। तो उस टाइप का हमें उनको इंसेंटिव भी देना चाहिए जी। और उनको फिर उनसे ये कहना चाहिए कि वो और लोगों को भी मोटिवेट करें, क्योंकि प्लाज्मा देने से कोई कमजोरी नहीं हो जाती। और जो प्लाज्मा जब हम डोनेट करते हैं तो उसमें जो आपका ब्लड है, आरबीसीज जो है, वो बॉडी में वापस चले जाते हैं, सिर्फ प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अब 5 महीने हो गए हैं, कोरोना के सिम्टम्स को लेकर अभी भी कई चेंजेस हैं। कुछ कह रहे थे कि अब रैशेस भी आने लगे हैं जिसको हम पहले इग्नोर कर रहे थे, खांसी जुकाम ये सिम्टोमेटिक की बात होती है। उस लिहाज से ज़रा दर्शकों को बताइए कि अब क्या स्थिति है मेडिकल वर्ल्ड में आकी जा रही है सिम्टम्स को लेकर। तो कोरोना के बारे में अब हमें बहुत कुछ पता चला है। पहले हम ये सोचते थे कि कोरोना सिर्फ एक वायरल निमोनिया है, फेफड़े में ही असर करता है। अब हमें ये पता है कि उसके एक्स्ट्रा पल्मोनरी, फेफड़े के अलावा बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स में असर पड़ता है, और उसके कई अब मैनिफेस्टेशन, चाहे वो पेट के हों, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो, चाहे वो लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट की बात करें, आंखों में असर कर सकता है, कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है, ब्रेन में असर हो सकता है, हार्ट पे असर हो सकता है, और स्किन में भी हम अब रिपोर्ट हो रहा है कि स्किन में रैश भी आ सकते हैं, कुछ हद तक वेसिकल दाने दाने से भी आ सकते हैं। तो हम जैसे जैसे वायरस के बारे में हमें ज़्यादा पता चल रहा है, कई नई चीज़ें आ रही हैं। और अब हम ये भी जानते हैं कि बच्चों में जब कई बच्चे जो है रिकवर हो जाते हैं कोविड से, उसके कुछ हफ्ते बाद उनको एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, वो एक नया सिंड्रोम जो है वो भी हो सकता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन सारे बॉडी में हो सकती है। तो इस वायरस के बारे में अब हम, एक नया नॉवल वायरस है, इसके बारे में आस्ता आस्ता हमारी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसकी इम्यूनोलॉजी के बारे में अब ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और उसी से सिम्टम्स के बारे में भी और पता चल रहा है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आपने जो कुछ बताया उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।